टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। हम आज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की डेफिनेशन और उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का वो पूरी तरह बिल्डअप हो जाए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट कंजर्वेटिव की डेफिनेशन से। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिन फोर्सेस की वजह से वर्क डन डिपेंड्स करता है खाली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं करता है। तो उन फोर्सेस को क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसको डेफिनेशन में लिख लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? आर कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस बाय which work done depends on initial and final position only। मतलब वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? खाली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो उन फोर्सेस को क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्सेस। दोबारा से देखते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस उन फोर्सेस को कहेंगे जिन फोर्सेस की वजह से वर्क डन डिपेंड करता है खाली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे वर्क डन जो जिन फोर्सेस की वजह से सेम हो तो उन फोर्सेस को क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलास्टिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अभी हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे कौन से फोर्सेस होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्योंकि इनकी वजह से जो वर्क डन होता है वो खाली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। वर्क डन क्या है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं एक एग्जांपल से इसको। लेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स को लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव होगा। तो फोर्स को क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव कहेंगे। सपोज ये ब्लॉक है जिसका मास m है। हम इस ब्लॉक को ये पहला फर्स्ट कंडीशन है, इस ब्लॉक को हाइट एट s तक ले गए हैं वाया दिस पाथ। यहाँ से लेकर हम कहाँ तक गए हैं? यहाँ तक। हाइट कितनी है? h। तो देखो फोर्स क्या होगा हमारा? फोर्स क्या होगा? जो वेट होगा, वेट क्या है? mg। तो हमने कहा है कि जो कंजर्वेटिव जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या होता है? कंजर्वेटिव। तो इसको चेक कैसे करते हैं? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कंजर्वेटिव कैसे है? इसके द्वारा वर्क डन निकालते हैं कि इसकी वजह से वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन क्या होगा इस केस में? देखो वर्क डन क्या होगा? ये तो वेट था, ये वेट। वर्क डन क्या होगा? W बराबर क्या होता है? mgh। ये क्या था? वेट था, ये WEIGHT वेट या फोर्स जिसको कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन इस वाले केस में यहाँ से यहाँ तक ले जाने पर क्या हो गया? वो mgh। केस नंबर अगर 2 हम देखें, ये ब्लॉक को हम इस वाले ब्लॉक को अगर हम, ये केस नंबर 2 है, ये मास यह सेम हाइट पे है, ये ब्लॉक हाइट h तक ही ले गए हैं। पर अब की बार हम क्या है, पहले इस वाले पाथ पे गए ऐसे, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए और फिर फाइनली यहीं आ गए। देखो ऐसा करने पर हम कहाँ तक आए? जहाँ पहले गए थे वहीं आए दोबारा। तो टोटल हाइट अब भी क्या है? h। यहाँ से यहाँ तक की हाइट टोटल कितनी है? h। लेकिन इस वाले केस में भी वर्क डन कितना होगा? mgh। तो देखो हम पहले कैसे गए? ऐसे, फिर ऐसे मुड़ गए, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह और फाइनली फिर यहीं पहुँचे। तो वर्क डन क्या है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। इसमें भी देखो वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। जो हाइट h है, हाइट इतनी है h। तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा कि हम इस वाले पाथ पे गए और ये इस वाले पाथ के गए। तो वर्क डन दोनों केसेस में अलग अलग नहीं हो रहे हैं। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है? कंजर्वेटिव। अगर इसी को अगर हम ऐसे देख लें, ये ब्लॉक है, मास m, अगर हम सेम हाइट तक ले जाएं, हाइट s तक, वाई ऐसे कर्व टाइप में, और फिर यहीं पहुँचे। देखो हाइट एच तक ही गए लेकिन अब क्या है, कर्व टाइप में गए हैं।
तो फिर भी इस केस में भी वर्क डन क्या होगा, mgh। तो तीनों केस में वर्क डन क्या है, सेम। तो वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, खाली इनिशियल पे और फाइनल पोजीशन पे, और पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। हमने लिखा है कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, जो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं और पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं ना ये, तो इन फोर्सेस को क्या कहेंगे, उन फोर्सेस को क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। जिसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। अब इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, पॉइंट्स कह लो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के। वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, पहले होती है फर्स्ट प्रॉपर्टी। पहले तो प्रॉपर्टी ये लिख सकते हैं जो डेफिनेशन है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। सेकंड क्या है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए राउंड ट्रिप, अगर हम जहाँ से चले और लास्ट में घूम के वहीं आ जाएं तो टोटल वर्क डन क्या होगा, 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इन ए राउंड ट्रिप, मतलब जहाँ से चले थे वहीं वापस आ गए, इन ए राउंड ट्रिप इज 0। टोटल वर्क डन कितना होगा, 0। थर्ड है वर्क डन बाय, मैं इसको ऐसे नीचे कर ले रहा हूँ, ये जो चीज़ है यहीं पे है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज कंप्लीटली रिकवरेबल, इज कंप्लीटली रिकवरेबल, कंप्लीटली रिकवर होते हैं, जो पहले हमने किया था वो हमें वापस मिल जाता, तो इसको कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस इज कंप्लीटली रिकवरेबल। और दे आर सेंट्रल इन नेचर, क्या कंजर्वेटिव फोर्सेस आर सेंट्रल इन नेचर, सेंट्रल इन नेचर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसकी, कंजर्वेटिव फोर्सेस की, प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। नोट डाउन करिए इसको। और इसके बाद हम देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस किसे कहते हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव क्या होगा, कंजर्वेटिव के जो डेफिनेशन है उसको उल्टा कर देंगे। कंजर्वेटिव फोर्सेस किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये क्या होंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ डिपेंडेंट होंगे। सेकंड डेफिनेशन क्या हो गई, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होंगे, दीज आर दोज फोर्सेस बाय विच, क्या बोलेंगे, बाय विच वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। ये क्या है, पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो उन फोर्सेस को क्या कहेंगे, जिन फोर्सेस की वजह से वर्क डन डिपेंड्स करें पाथ फॉलोड पे, मतलब हर के अगर पाथ हमने चेंज कर दिया तो वर्क डन भी उन फोर्सेस की वजह से अलग अलग केसेस, अलग अलग पाथ में अलग अलग वर्क डन आए, तो उस फोर्सेस को क्या कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसका एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्सेस और वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस कौन से होते हैं, जिसमें वेलोसिटी वाला, जिसके फॉर्मूले में वेलोसिटी आए, सच एज कौन सा, विस्कस फोर्सेस, आगे है ये विस्कस फोर्सेस, और एयर रेजिस्टेंस फोर्सेस, ये सारे क्या हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब हम क्या करते हैं कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का एक कॉलम बनाते हैं और उनके डिफरेंस को देखते हैं, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस कैसे होते हैं।
एक तरफ कंजर्वेटिव लिखते हैं और एक दूसरी तरफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इधर लिखो कंजर्वेटिव फोर्सेस और इस साइड हमने लिखा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ताकि डिफरेंस को हम एक साथ देख सकें। फर्स्ट पॉइंट है कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, वर्क डन डिपेंड्स किस पे करता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्सेस डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। इसमें क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय देम, वर्क डन बाय देम, देम का मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय देम डिपेंड्स ऑन पाथ, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड करता है। सेकंड, वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज जीरो, वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज जीरो, या टोटल वर्क डन क्या होगा, राउंड जहाँ से हम चले थे वहीं तक आ गए तो क्या होगा, जीरो। इसमें क्या होगा, वर्क डन इज नॉट जीरो, वर्क डन इज नॉट जीरो, नॉट जीरो इन राउंड ट्रिप, इन राउंड ट्रिप। थर्ड क्या है, दे आर सेंट्रल इन नेचर, दे का मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस, दे आर सेंट्रल इन नेचर, सेंट्रल इन क्या, नेचर। इसके थर्ड क्या है, दे आर वेलोसिटी डिपेंडेंट, दे आर वेलोसिटी डिपेंडेंट। और ये क्या है, दे कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, कंप्लीटली रिकवरेबल होते हैं, कंप्लीटली COMPLETEL, कंप्लीटली रिकवरेबल। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज कंप्लीटली रिकवरेबल, रिकवरेबल, इनके कारण कंप्लीटली रिकवर नहीं होता है। तो वर्क डन इज नॉट, वर्क डन इज नॉट कंप्लीटली रिकवरेबल, इज नॉट कंप्लीटली रिकवरेबल। कंप्लीटली रिकवरेबल का मतलब है वर्क डन, जो वर्क डन होता है कंप्लीटली रिकवरेबल होता है बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। और इसमें क्या होता है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज नॉट रिकवरेबल, वर्क डन इज नॉट कंप्लीटली रिकवरेबल, नॉट रिकवरेबल। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, ताकि हम क्या है कि इनके डिफरेंस को एक साथ समझ सकें। अब कोई फोर्स है अगर हमारे पास, वो कंजर्वेटिव है या नहीं कंजर्वेटिव है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलों की मदद से हम बता सकते हैं कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं कंजर्वेटिव है। सपोज हमारे पास एक फोर्स है वेक्टर फॉर्म में F इजिकल टू सपोज Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप। दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव ओनली इफ, ये फोर्स कंजर्वेटिव कब होगा, जब ये तीन कंडीशन को इन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। कौन सी, डेल एफ एक्स अपॉन में डेल वाई इजिकल टू डेल एफ वाई अपॉन में डेल एक्स। सेकंड, डेल एफ एक्स अपॉन में डेल जेड इजिकल टू डेल एफ जेड अपॉन में डेल एक्स। आप समझ रहे होंगे कैसे लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूले। थर्ड, डेल एफ क्या लिखूँ यहाँ, वाई अपॉन में डेल जेड इजिकल टू डेल एफ जेड अपॉन में डेल वाई। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो वो फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव। क्या है, डेल का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव, ये डेल का मतलब क्या होता है, पार्शियल नॉट टोटल। ये क्या मतलब, पार्शियल डेरिवेटिव, डेल एफ एक्स अपॉन में डेल एफ एक्स एफ वाई एफ जेड क्या है, ये आई के साथ पहले वाला जो कंपोनेंट होगा उसको एफ एक्स कहेंगे, जे के साथ वाले को वाई, जे के साथ वाले को एफ वाई, और के पहले वाले को कंपोनेंट जो होगा उसको एफ जेड कहेंगे। तो डेल एफ एक्स अपॉन में
डेल वाई इजिकल टू डेल एफ। देखो यहाँ हमने जो लिखा है इसका एफ वाई कंपोनेंट, डेल एफ वाई अपॉन में डेल एक्स ऐसे। फिर यहाँ डेल एफ एक्स अपॉन में डेल वाई लिखा था हमने, डेल जेड लिख दो। फिर यहाँ जेड है तो यहाँ डेल एफ जेड अपॉन में डेल एक्स। फिर यहाँ लिखो डेल एफ वाई, 2 बार एक्स लिख दिया, डेल एफ वाई यहाँ पे लिखो जेड, फिर यहाँ डेल एफ जेड अपॉन में डेल वाई ऐसे। इस तरह हम रिमेंबर भी कर सकते हैं। अब कोई फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? सपोज मेरे पास ये पहला क्वेश्चन है, फोर्स है एफ इजिकल टू, यहाँ लिखता हूँ मैं फर्स्ट, एफ इजिकल टू है एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप। फोर्स क्या है? एफ एक्स आई कैप प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। फोर्स क्या है? एफ इजिकल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। हमें ये बताना कि वेदर दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव बताना हमें, कैसे बताएंगे? देखो तो यहाँ पे एफ एक्स कितना होगा? आई के साथ वाला कंपोनेंट होगा एक्स, एफ वाई क्या होगा? जे के पहला वाला वाई, एफ जेड क्या होगा? 0, क्योंकि के वाला कंपोनेंट तो कुछ है ही नहीं। कंडीशन को चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या है? डेल एफ एक्स अपॉन में डेल वाई इजिकल टू डेल एफ वाई अपॉन में डेल एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे कॉन्सेप्ट लगा के। देखो पहले डेल अपॉन में डेल वाई, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एफ एक्स कितना है? एक्स इजिकल टू डेल अपॉन में डेल एक्स इजिकल टू एफ वाई की वैल्यू कितनी है? वाई। तो इनका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा? देखो डेल अपॉन में डेल वाई, एक्स इसके लिए वाई के लिए कैसा होगा? कांस्टेंट। इसी तरह एक्स वाई एक्स के लिए ये वाला कैसा होगा? कांस्टेंट। तो इसका क्या होगा डेरिवेटिव? 0। 0 बराबर क्या है? 0 के। सेकंड कंडीशन क्या है? डेल एफ एक्स अपॉन में डेल जेड इजिकल टू डेल एफ जेड अपॉन में डेल एक्स। इसको देखो चेक करो, डेल अपॉन में डेल जेड, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स इजिकल टू डेल अपॉन में डेल एक्स, एफ जेड की वैल्यू कितनी है? 0 इजिकल टू, देखो जेड के लिए एक्स कैसा करेगा? कांस्टेंट भी है 0, ये 0 है तो ये तो पूरे 0 ही। थर्ड वाली क्या है कंडीशन? डेल एफ वाई अपॉन में डेल जेड इजिकल टू डेल एफ जेड अपॉन में डेल वाई। देखो डेल अपॉन में डेल जेड, एफ वाई की वैल्यू कितनी है? एफ वाई की वैल्यू कितनी है? वाई इजिकल टू डेल अपॉन में डेल वाई। देखो यहाँ जेड था, ये डेल अपॉन में डेल वाई, एफ जेड की वैल्यू कितनी है? 0। तो जेड के लिए वाई कैसे बिहेव करेगा? कांस्टेंट 0 इजिकल टू, ये तो 0 ही है। तो तीनों केस में देखो ये 0 इसके 0 के बराबर, ये 0 ये 0, तीनों क्या है? कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो ये फोर्स कैसा है? ये वाला फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव। एक और इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो ये फोर्स हमारा कंजर्वेटिव हो गया। इसको अगर मैं यहाँ पे x के जगह y लिख दूँ, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, तो देखो अब बताओ फोर्स कंजर्वेटिव होगा नहीं होगा? अब दोबारा से वही काम करना है। एफ एक्स लिखो कितना होगा यहाँ पे? y, एफ वाई की वैल्यू कितनी होगी? एफ एक्स कितना हो गया? आई के साथ वाला y, एफ वाई की वैल्यू कितनी हो गई? x, और एफ जेड कितना हो गया? 0। पहला वाला कंडीशन लगाएं अगर हम, कौन सा? फर्स्ट कंडीशन, डेल एफ एक्स अपॉन में डेल वाई इजिकल टू डेल एफ वाई अपॉन में डेल एक्स। देखो डेल अपॉन में डेल वाई, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एफ एक्स की वैल्यू वाई है, वाई लिखो यहाँ। डेल अपॉन में डेल एक्स, एफ वाई की वैल्यू कितनी है? एक्स लिखा। देखो वाई के साथ वाई, ये इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका भी डिफरेंशिएशन 1 बराबर हो गए। सेकेंड डेल एफ एक्स अपॉन में डेल जेड इजिकल टू डेल एफ जेड अपॉन में डेल एक्स। इसको करते हैं डेल अपॉन में डेल जेड, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? वाई लिखो इजिकल टू डेल अपॉन डेल एक्स, एफ जेड की वैल्यू कितनी है? एफ जेड की वैल्यू है 0। देखो जेड के लिए वाई कैसे कांस्टेंट बिहेव करेगा? कांस्टेंट 0, ये तो 0 ही। देखो थर्ड कंडीशन देखते हैं, डेल एफ वाई अपॉन में डेल जेड इजिकल टू डेल एफ जेड अपॉन में डेल वाई। देखो डेल एफ वाई कितना है? डेल अपॉन में डेल जेड, एफ वाई की वैल्यू कितनी है? एक्स इजिकल टू डेल अपॉन में डेल वाई, एफ जेड की वैल्यू कितनी है? 0। तो जेड के लिए एक्स कैसे बिहेव करेगा? कांस्टेंट 0, ये तो 0। अब देखो ये वाला टर्म इसके बराबर है 1, ये इसके बराबर है 0, ये भी इसके बराबर है 0। तो ये वाला फोर्स क्या? कंजर्वेटिव। ये नहीं है कि ये वाला इसके 1 0 के बराबर नहीं है, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है। ये तो फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। जरूरी नहीं है कि ये इसके बराबर हो, ये आपस में बराबर होना जरूरी है। बस ये कंजर्वेटिव तब नहीं होता जब ये 1 और होता, ये 2 होता, तब क्या 1 और 2 बराबर नहीं है, तब कंजर्वेटिव नहीं कह सकते थे। लेकिन ये इंडिविजुअली अभी आपस में क्या है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, वैल्यू कुछ भी आ रही हो, इसकी वैल्यू 4 है तो इसकी भी 4 होनी चाहिए, ये 1 है तो 1 है, ये 3 है तो 3 है, ऐसा नहीं कि 3 और 2 है, ये आपस में भले बराबर ना हो, तो उन फोर्सेस को क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस। अभी हमने पढ़ा था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इन ए राउंड ट्रिप इज 0। अब इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। सब ये वाला फोर्स तो अभी हमने चेक कर लिया कि ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर सपोज देखो ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है, यहाँ से हम चले, यहाँ से ए पे आए, फिर यहाँ पे आए बी पे, फिर इसके बाद सी पे, और सी से होते हुए फिर ओरिजिन पे आ गए। इसके कोऑर्डिनेट है बी के सपोज 2,3, तो इसके देखो कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे। यहाँ पे x की वैल्यू 0, y पे क्या होगा 3, 0,3। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी 2 और y की वैल्यू सी पे इतना। तो हमें बात बताना है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स इन ए राउंड ट्रिप, मतलब 0 से ए पे गए, ओरिजिन से ए पे गए, फिर बी पे, फिर बी से सी पे आए, जहाँ से चले थे वहीं आए। अभी हमने देखा कि पहले तो हमें बताना कि फोर्स ये कंजर्वेटिव है कि नहीं है, तो अभी तो हमने ये चेक कर लिया इस वाले से कि वर्क डन ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। और फिर हमने प्रॉपर्टी में देखी थी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वर्क डन इन राउंड ट्रिप, टोटल वर्क डन क्या होता है, अगर हम जहाँ से चले और वहीं वापस आ जाएँ तो कितना होगा 0। तो एफ क्या है, कंजर्वेटिव। सो वर्क डन कहाँ से, ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ, जहाँ से चले थे फिर वहीं आ गए, तो टोटल वर्क डन कितना आ गया 0, बिना कुछ करे। तो टोटल वर्क डन कितना आ गया 0। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव, इन तीनों फोर्सेस का इस्तेमाल करके कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज हमारे पास यही वाला फोर्स ले लो, F इजिकल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। इसको इधर लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन है मेरा F इजिकल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। हमें बताना है फाइंड वर्क डन फ्रॉम O to C, also state whether WHETH whether F is conservative or not, F is conservative or not। देखो अभी इस वाले जो हमने पहला फॉर्मूला लिखा था उससे तो हमने बता दिया था कि फोर्स ये कंजर्वेटिव क्या है, ये तो हमें पता ही चल गया है। लेकिन अब हम दूसरे तरीके से बताना है कि जो ये फोर्स है ये कंजर्वेटिव है कि नहीं है। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ से ओ से हम सी पे गए, ओरिजिन है सी पे गए, 3 डिफरेंट अलग अलग पाथ हैं ओ से सी पे जाने पे। 2,3 पॉइंट है सपोज। एक पाथ तो है ये वाला ओ से सी पे ये वाला, और एक पाथ है पहले हम ओ से ए पे गए फिर ए से सी पे गए ऐसे, और एक पाथ है ओ से पहले हम बी पे गए फिर बी से सी पे गए। तो 3 पाथ हो गए हमारे पास। पाथ इसको 1 कह दो, 2 कह दिया, या कुछ भी कह दो। पहला वाला पाथ ये मान लिया, दूसरा तीसरा, कोई सही पाथ है। देखो पहले एक बार हम कैसे गए, सी तक पहुंचना हमें, स्टार्टिंग एंड पॉइंट, ये स्टार्ट पॉइंट ये एंड पॉइंट। हमें क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है, F इजिकल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जेड, फाइंड द वर्क डन फ्रॉम O टू C। अब O से C तक जाने के तो 3 रास्ते हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता है। तो हमें वर्क डन बताना है और बताना है कि ये जो वाला फोर्स है ये कंजर्वेटिव है कि नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके करने के तरीके को देखते हैं। सबसे पहले हम पाथ को चूज करते हैं OAC, O से C पे जाना है अलोंग पाथ OAC, अलोंग पहला कंडीशन मानते हैं, फर्स्ट कंडीशन अलोंग OAC। अब देखो OAC के पाथ से जाएंगे तब इसको हम 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। पहले O से A पे गए फिर A से C पे, तो कैसे लिखते हैं OA प्लस AC।
पहले हम ओ ए पे जाएंगे, फिर ए सी पे, ऐसे जाएंगे। मैं पहले ए सी ओ ए के लिए निकालता हूँ, फॉर ओ ए के लिए टोटल ओ ए सी निकालना है, तो मुझे पहले ओ ए और ए सी के सेपरेट निकालूंगा, फिर ऐड कर दूंगा फॉर ए के। देखो ओ ए के लिए मुझे क्या देखना कि जो कांस्टेंट टर्म है उस चीज़ को निकालनी है मुझे। देखो ओ से ए के लिए तो क्या है, एक्स वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी ना यहाँ पे। इसका 2,3 है, तो इस ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, एक्स पे 2, वाई पे 0, और इसके लिए बी के लिए कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 0,3। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट क्या होगा, 0, क्योंकि 2 तो यहाँ पे हर एक पाथ के लिए देखो वेरिएबल है। एक्स की वैल्यू यहाँ कुछ और होगी, कुछ और होगी, यहाँ पे आगे 2 हो गई। फॉर ओ ए के लिए क्या होगा, देखो कांस्टेंट वाला टर्म लो, कांस्टेंट क्या है, y इक्वल टू 0, y बराबर 0 कांस्टेंट रहेगी, तो dy की क्या आ जाएगा, ये भी 0। अच्छा, अब हम वर्क डन बराबर जानते हैं, स्मॉल वर्क डन बराबर क्या होता है, f डॉट डी एस। देखो f की वैल्यू कितनी है, y आई कैप प्लस x जे कैप डॉट डी एस को कैसे रखो, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, इसके साथ मल्टीप्लाई करा क्या आ जाएगा, y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ये समझ में आ गया सबको, डी डब्ल्यू। देखो डी डब्ल्यू क्या आ गया हमारा, यहाँ लिखता हूँ मैं, y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, डी डब्ल्यू ये आ गया। फॉर ओ ए पाथ के लिए देखो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे, टोटल वर्क तो इंटीग्रेट हो जाएगा, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो गया। ठीक है, किस वाले पाथ के लिए, ओ ए के लिए। अब देखो डी एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है, 0, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू देखो कितनी है, 0 इंटू डी एक्स प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है नहीं पता, इंटू डी वाई की वैल्यू कितनी है, 0, 0 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 0, तो कितना आ गया, 0। तो वर्क डन ओ ए के पाथ के लिए कितना आ गया, 0। 4 निकालो किसके लिए, ए सी के लिए, ए सी के लिए निकालता हूँ मैं। ए सी के लिए देखो क्या है, यहाँ पे y वेरिएबल है, y की वैल्यू यहाँ कुछ और होगी, कुछ और होगी, कुछ और होगी। कांस्टेंट क्या होगा, x, तो x कांस्टेंट होगा, तो x की वैल्यू कितनी है, 2, x कांस्टेंट है, तो dx की वैल्यू कितना हो जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन मारूंगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, तो dx का 2 है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो टोटल वर्क डन डी डब्ल्यू 4 किसके लिए, ए सी के लिए। ये देखो इंटीग्रेशन कर दिया क्या, y डी एक्स मैं यहाँ से ऊपर वाले से उतार लिया, प्लस एक्स डी वाई। अच्छा अब देखो y डी एक्स, देखो y की वैल्यू कुछ होगी, डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, प्लस इंटीग्रेशन यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 2, x की वैल्यू कितनी है, 2, और x की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और डी वाई। अब इसको क्या है, ये वाला टर्म कितना हो गया, 0, प्लस अब ये वाला डी वाई, देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, डी वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके 3 तक, ये लिमिट कहाँ जाएगी, डी वाई है ना, थोड़ी सी हमने स्टेप मानी है, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वाई की लिमिट 0 से लेके 3 तक। अच्छा ये वाला पहला वाला टर्म तो 0 हो गया। अब 2 को बाहर निकाल लिया, इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, और ये कहाँ से आएगा, 0 से लेके 3 तक। देखो क्या आएगा, 2, ये 2 यहाँ पे एक बार 3 रखा, -0, ये कितना आ गया, 6। तो टोटल वर्क डन कितना आ गया, टोटल वर्क डन अलोंग ओ ए सी इजिकल टू ओ ए प्लस ए सी। ओ ए की वैल्यू कितनी है, वर्क डन ओ ए के अलोंग 0 प्लस ए सी के अलोंग कितनी है, 6, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 6 यूनिट। किस वाले पाथ के अलोंग, इस वाले पाथ के अलोंग कितना वर्क डन आ गया, 6 यूनिट। ये पहला केस। सेकंड केस मानते हैं अलोंग कौन से, ओ बी सी, फॉर ओ बी सी के लिए निकालो। तो ओ बी सी के लिए निकालने के लिए भी क्या करो, 2 पार्ट में तोड़ो इसको, ओ बी फिर बी सी। हम कैसे ओ बी सी को कैसे तोड़ सकते हैं, ओ बी सी इजकल टू ओ बी प्लस बी सी। अच्छा अब ओ बी के लिए देखो, फॉर ओ बी के लिए, ओ बी के लिए कांस्टेंट वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट वाला टर्म क्या है, y तो वेरिएबल है ना, यहाँ पे वैल्यू कुछ होगी, y की वैल्यू यहाँ 3 हो गई, तो ओ बी के लिए x क्या है, 0, ये कांस्टेंट है।
dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। टोटल वर्क डन का फॉर्मूला कितना है dw इजकल टू वाई dx इंटीग्रल में प्लस x dy ये है। तो यहाँ w इजकल टू वाई dx, देखो y dx की वैल्यू कितनी है 0 प्लस इंटीग्रल ऑफ x की वैल्यू कितनी है 0 dy, तो ये कितना आ गया 0। कौन से वाले पाथ में OB के लिए, इस वाले के लिए पाथ के लिए वर्क डन कितना आ गया 0। अब किसके लिए देखूँ मैं BC के लिए, 4 किसके लिए BC के लिए। अब BC के लिए देखो, BC के लिए कौन सा कांस्टेंट होगा, यहाँ कांस्टेंट कितना होगा x, तो इसके लिए वेरिएबल होगा ना, यहाँ x वैल्यू चेंज होगी तो y बराबर 3 कांस्टेंट होगा, y इजकल टू 3 कांस्टेंट। तो dy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dy की वैल्यू कितनी होगी 0, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0। तो dw इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा y dx प्लस x dy। देखो y कितनी वैल्यू कितनी है 3 dx की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, x की लिमिट 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक प्लस x dy की वैल्यू कितनी है 0 मल्टीप्लाई समथिंग इजकल टू 0, तो ये टोटल वाला टर्म तो आ गया प्लस 0। अब इसको कितना आ गया 3 dx का इंटीग्रेशन कितना है x, अब इसको रखा हमने 0 से लेके 2 तक, 3 2 माइनस 0 ये कितना आ गया 6 यूनिट। तो टोटल वर्क डन कितना आ गया 4 किसके लिए, यहाँ लिखूँ मैं टोटल वर्क डन कितना हो गया OBC के लिए, ये भी OB के अलोंग कितना हो गया, OB के अलोंग 0 प्लस BC के अलोंग कितना 6, तो 0 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ गया 6 यूनिट। देखो पहले वाले इस वाले पाथ के लिए वर्क डन कितना आया 6 यूनिट, इस वाले पाथ के अलोंग O से C तक जाने में कितना आया 6 यूनिट। एक और बताना है O से C तक। अब डायरेक्टली हम O से C गए तो O से C के वाला भी चेक करते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में, ये दोनों समझ में आ गए होंगे। थर्ड केस है, थर्ड केस हमारा, थर्ड केस क्या है O से C तक जाना है। तो O से C तक जाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए O से C तक। अब देखो O के कोऑर्डिनेट कितने होंगे 0,0, C के कोऑर्डिनेट कितने होंगे 2,3। इसको क्या लगाओ, हमें इक्वेशन बतानी है O से C तक की, तो क्या लगाओ, इसको x1 ले लो, इसको y1 और इसको x2 और y2 है ना। तो स्लोप क्या होगा इसका m इजकल टू क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 3 माइनस 0 अपॉन में 2 माइनस 0 इजकल टू कितना आ जाएगा 3/2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी y माइनस y1 हम जानते हैं m इजकल टू x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू 0 इजकल टू m की वैल्यू कितनी है 3/2, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो कितना आ गया y बराबर 3/2x। किसकी इक्वेशन आ गई है OC की, इक्वेशन ऑफ लाइन OC, लाइन जो OC है उसकी इक्वेशन आ गई। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ dy डिफ्रेंशिएट करूँ तो dy बराबर कितना आ जाएगा, देखो 3/2dx। अब निकालना है वर्क डन कौन से OC के लिए, 4 OC के लिए वर्क डन निकालना है। तो dw बराबर हमारा देखो क्या रखा है, dw इजकल टू क्या रखा है इंटीग्रल ऑफ y dx प्लस x dy। इसको करो इंटीग्रेट, कैसे करेंगे, dw का इंटीग्रेशन तो w हो गया इजकल टू y dx, y की वैल्यू देखो कितनी है, एक ही फॉर्म में लिख लो 3/2, y की वैल्यू कितनी है 3/2x और ये dx प्लस x dy की वैल्यू कितनी है, देखो dy की वैल्यू कितनी है 3/2dx इंटू 3/2dx। अच्छा अब ये dx की देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, dx की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक और ये भी 0 से लेके 2 तक। 3/2 क्या है कांस्टेंट है, तो 3/2 आ गया बाहर, 3/2 आ गया बाहर। इसका क्या हो गया x²/2, x dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x²/2 और लिमिट हो गई 0 से लेके 2 तक। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 बाहर आ गया, x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2 लिमिट हो गई 0 से लेके 2 तक। अब यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 3 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 3/4 इंटू एक्स को एक जगह यहाँ पर 2 का स्क्वायर, एक्स की जगह हमने 2 रखा 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3/, यहाँ भी 4 हो गया, इसको 2 को बाहर निकाल लिया, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर कितना हो गया, देखो 3/4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 3/4
इंटू 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, इस 4 से 4, ये 4 से 4 कैंसिल, 3 + 3 कितना आ गया 6 यूनिट। तो इस वाले पाथ के लॉन्ग भी वर्क डन कितना आया 6 यूनिट। देखो इस पहले वाले केस में भी 6 यूनिट, इस वाले केस में भी 6 यूनिट, इसमें भी 6 यूनिट। तो हमें O से C तक गए थे, हम O से C तक गए थे वाया इस पाथ और इस वाले पाथ में। तीनों ही केस में वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। पाथ पे डिपेंड तो नहीं कर रहा ना इस वाले फोर्स की वजह से। देखो इस वाले फोर्स की वजह से जो वर्क डन है इस वाले पाथ में, इस वाले पाथ में और इस वाले पाथ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो वर्क डन तीनों केसेस में क्या है, सेम। तो ये फोर्स कैसा हुआ, कंजर्वेटिव। तो हमने क्या निकाला, O से लेके C तक जाने में टोटल वर्क डन कितना आया 6 यूनिट यहाँ से, और फोर्स कैसा है कंजर्वेटिव। तो फोर्स को कंजर्वेटिव चेक कर, कंजर्वेटिव है नहीं कंजर्वेटिव है उसके बताने के कितने थे, 2 तरीके थे। एक तो ये वाला तरीका और दूसरा वाला, पहला वाला तो हम जानते ही हैं, और दूसरा तरीका ये है कि अगर वर्क डन सेम आए तीनों केस, मतलब डिफरेंट पाथ में वर्क डन अगर सेम आते हैं अलग अलग पाथ में, तो फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इसके बाद एक चीज़ और देखते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वो कंजर्वेटिव होता है कि नहीं होता है। वर्क डन बाय, हमने बताया था अभी कि वर्क डन बाय जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। उसको देखते हैं एक बार कैसे। सपोज ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है जिस कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू है, और ये एक ब्लॉक है, पॉइंट A है जिसका मास m है, और इसको हम पहले ले गए हैं A से B पे, A से लेके गए हैं B पे, डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कि S, A से कहाँ पे ले गए हैं B पे। देखो तो वर्क डन बाय बताना फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इन राउंड ट्रिप, टोटल वर्क डन बताना है। मतलब पहले हम A से B पे गए और फिर A से B पे गए फिर B से A पे गए। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स पहले निकालो। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, म्यू इंटू एन, बराबर म्यू इंटू एन की वैल्यू कितनी होगी, नॉर्मल एक्शन ऊपर वेट mg, तो n बराबर किसके आ गया, n बराबर तो होगा mg के बराबर, तो म्यू mg, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई mg। तो मुझे बताना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा कि नहीं होगा। वैसा तो नॉन कंजर्वेटिव हमने देख लिया था, अब इसको चेक भी करते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव कैसे होगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू, देखो क्या होगा। अब यहाँ से यहाँ तक जब ले जाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स इस वाले ब्लॉक के एक यहाँ से जब हम इधर की तरफ मोशन करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, इस वाले ब्लॉक के, इनके और इसके कांटेक्ट में फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन इधर हो गई, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है ना। तो F डॉट S क्या हो जाएगा, F की वैल्यू कितनी है, म्यू mg और S और cos 180 क्यों, क्योंकि F और S हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो कितना आ गया, म्यू mg S माइनस में। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स फ्रॉम कहाँ से, A टू B से, A से B तक। अच्छा अब निकालो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से, B से A पे। देखो कैसे, क्या होगा, ये F डॉट S, ये भी है। अब क्या होगा इस वाले केस में, देखो जब हम इधर की तरफ ले जा रहे हैं, अब डिस्प्लेसमेंट किधर है, इस साइड B से A पे जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट किधर है, और इसके जब मोशन इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स इस वाले केस में B के लिए कैसे काम करेगा, B के लिए फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इधर की तरफ ब्लॉक ले जा रहे हैं, और फ्रिक्शन फोर्स किसके लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कितना हो जाएगा, F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू कितनी है, म्यू mg S और cos कितना आ जाएगा 180, अब भी cos 180 क्यों, क्योंकि F एंड S आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो 180 डिग्री। ये कितना आ जाएगा, माइनस म्यू mg S। टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, टोटल वर्क डन यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ से आए, टोटल वर्क डन राउंड ट्रिप में देखो कितना आ जाएगा, टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स A से B पे जाने पे, फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स B से A पे आने पे। देखो पहले वाले केस में क्या है, माइनस म्यू mg S, फिर प्लस वर्क डन बाय इसके वजह से क्या है, माइनस म्यू mg S। टोटल वर्क डन कितना आ गया, माइनस 2 म्यू mg S। तो टोटल वर्क डन राउंड ट्रिप में क्या जीरो आया,
जीरो तो नहीं आया, -2 mgs आया। तो ये क्या जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कंजर्वेटिव नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव। फ्रिक्शनल फोर्स इज क्या लिखेंगे, नॉट कंजर्वेटिव, बिकॉज क्या, वर्क डन इन राउंड ट्रिप, बिकॉज वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो नहीं है, देख लो -2 mgs है, तो क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अगर सपोज हमें वर्क डन बताना है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे होते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व है, वाई पाथ 1 2 3। वर्क डन बाय बताना मुझे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल GRAVITATION ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग 3 डिफरेंट केसेस में क्या क्या हो सकते हैं। देखो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बताना आपको। W1 इजकल टू W2 इजकल टू नॉट W3, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस वाले पाथ में, इस वाले पाथ में, इस वाले पाथ में W1 W2 बराबर होंगे, W3 नहीं बराबर होगा। कौन सा सही है ये बताना आपको। W1 बराबर W2 इजकल टू W3, या फिर थर्ड W1 नॉट इक्वल टू W2 इज नॉट इक्वल टू W3। फोर्थ हो सकता है W1 और W2 बराबर हैं पर W3 के बराबर नहीं, आपस में तो बराबर है W3 के, सॉरी W1 और W2 आपस में बराबर है ना, पर W2 और W3 आपस में बराबर हैं। तो मुझे बताना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर मैं इस वाले पाथ में गया पहले ए से बी पे, अलोंग इस वाले पाथ से, अलोंग इस पाथ से, अलोंग इस पाथ में, तो तीनों पाथ में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमें इन ऑप्शंस में से चूज करना है कौन सा सही होगा। तो कैसे बताएंगे, अभी मैंने बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पॉइंट क्या मेरा ए, फाइनल पॉइंट क्या है बी, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कंजर्वेटिव। तो किसी भी पाथ से जाओ, चाहे इस पाथ से जाओ, चाहे इस पाथ से जाओ, चाहे इस पाथ से जाओ, तो वर्क डन तीनों केसेस में क्या होंगे, बराबर। तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी किसके लिए, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का कॉन्सेप्ट था और कुछ उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला हमारा जो चैप्टर है वह है अगला टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे होती है उसके, और उसके बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।